इंदौर के जूनी इंदौर थाना क्षेत्र में रहने वाले शराब कारोबारी का कुख्यात गुंडे द्वारा अपहरण कर लिया गया है। वहीं अपहरण की पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। अपहरण की जानकारी जैसे ही पुलिस को लगी, पुलिस ने इस पूरे मामले में सीसीटीवी के आधार पर अपहरणकर्ता हेमंत यादव के खिलाफ कई धाराओं में मामला दर्ज कर आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है। इंदौर के जूनी इंदौर थाना क्षेत्र में रहने वाले शराब कारोबारी राजकुमार तिवारी को इंदौर शहर के गुंडे हेमंत यादव ने शराब दुकानों में पार्टनरशिप को लेकर लगातार दबाव बना रहा था। कई बार राजकुमार तिवारी को फोन कर गुंडे के द्वारा धमकाया भी गया था। इसके बाद अचानक हेमंत यादव अपने कुछ साथियों के साथ शराब कारोबारी राजकुमार तिवारी की शराब दुकान पर पहुंचा और उनका अपहरण कर ले गया। साथ ही एक वकील के पास ले जाकर कई शराब दुकानों में खुद को पार्टनर बनवाने को लेकर एक एग्रीमेंट भी बनवा लिया। जैसे तैसे शराब कारोबारी उनके चुंगल से छूटा और पूरे मामले की जानकारी पुलिस को दी। इसके बाद इस पूरे मामले में पुलिस ने जांच पड़ताल कर कुख्यात गुंडे हेमंत यादव के खिलाफ अपहरण सहित विभिन्न धाराओं में मामला दर्ज कर उसकी तलाशी शुरू कर दी है। आरोपी हेमंत यादव इंदौर के एक भाजपा नेता का कट्टर समर्थक बताया जा रहा है, तो वहीं कुख्यात गुंडे पर तकरीबन आधा दर्जन से अधिक अपराध कई थानों में अपराध दर्ज है। हेमंत पिछले दिनों पैरोल पर छूट कर जेल से आया है, लेकिन उसके बाद जिस तरह से उसने शराब कारोबारी का अपहरण कर मारपीट की है, उसके एक बार फिर पुलिस की कार्यप्रणाली पर कई तरह के सवाल खड़े हो रहे हैं। दुकान के जो ठेकेदार हैं उनका अपहरण करने की घटना सामने आई है। बताया जा रहा है कि शहर का कोई बड़ा बदमाश है, उसने अपहरण की घटना को अंजाम दिया। थाना जूनी इंदौर अंतर्गत 2 तारीख को एक फरियादी जिसका नाम राजकुमार तिवारी है, रहने वाले मूल रूप से ये रीवा के हैं और यहाँ वर्तमान में कुशवाहा नगर में रहते हैं। इनके द्वारा इस वर्ष के उसमें शराब ठेका जो है राजवाड़ा और मच्छी बाज़ार का लिया गया है और उनके द्वारा थाने में आके शिकायत आवेदन ये दिया गया कि इनके द्वारा बैंक के काम से ये सपना संगीता में जो बैंक ऑफ बड़ौदा है यहाँ पे आए हुए थे। यहाँ से निकलने के बाद कुछ लोग उनको कुछ बात करने के बहाने अपने साथ अपने गाड़ी में ले गए और वहाँ पे मारपीट करी। जो व्यक्ति इसमें मारपीट में वो शामिल था उसका नाम हेमंत यादव है। उसके द्वारा शराब दुकान की पार्टनरशिप 50% हिस्सेदारी को लेके जो है उसके साथ मारपीट की गई और उसको जो है धमकाया गया। सर, क्या कुछ पैसे देने की बात भी सामने आई है? इसमें दुकान के 50% की वो पार्टनरशिप करने की बात आ रही है, तो क्या इसमें कुछ पैसे देने की बात भी की है हेमंत यादव? नहीं, अभी चूँकि फरियादी ने जो आवेदन हमें जो बात बताई थी उसमें जो है उनके द्वारा पूरी राशि अपनी खुद की भरी गई है और उस दुकान पर जो है वो हिस्सेदारी चाह रहा था जो आरोपी है। सर, हेमंत यादव कौन है और क्या करता है? हेमंत यादव एक रिकॉर्डेड बदमाश है जिसके खिलाफ पूर्व में भी 25 आपराधिक रिकॉर्ड हैं और जो रहने वाला मूल रूप से प्रदेश परिचित है। सर, बताया जा रहा पेरोल पे बाहर। अब इसकी हम पत्राचार हमने किया है कि किस आधारों पे इसने पैरोल प्राप्त किया था और निश्चित तौर पे अगर ये ऐसी स्थिति है तो हम हमारी एफआईआर के माध्यम से माननीय न्यायालय में जो है इसकी पैरोल खारिज करने के लिए गुहार लगाएंगे। किस तरह की कार्रवाई जो है आरोपी के ऊपर की गई है, क्योंकि सरेआम जो है यहाँ पर शराब इसमें बीएनएस की धारा 140(3) और मारपीट की धारा जो है कार्रवाई की गई है। इंदौर में धोखाधड़ी। इंदौर की बाणगंगा पुलिस ने शासकीय नौकरी लगवाने के नाम पर एक महिला के साथ धोखाधड़ी कर लाखों रुपए हड़पने वाले व्यक्ति के खिलाफ केस दर्ज किया है। बाणगंगा थाना क्षेत्र में रहने वाले अर्जुन नामक व्यक्ति ने पुलिस में एक शिकायत दर्ज करवाई थी कि उसकी पत्नी की सरकारी नौकरी लगवाने के नाम पर कमल सिंह नामक व्यक्ति ने 3 लाख रुपए से अधिक की राशि ले ली, लेकिन कोई सरकारी नौकरी नहीं लगी थी। जिस शिकायत की जांच के बाद पुलिस ने कमल के खिलाफ केस दर्ज किया। सर, धोखाधड़ी का मामला दर्ज हुआ है। हाँ, एक पीड़ित पक्ष के द्वारा आवेदन दिया गया था अर्जुन नाम के व्यक्ति के द्वारा कि उनका एक परिचित आदमी है कमल सिंह, नंदानगर का रहने वाला है, उसके द्वारा बहलाया फुसलाया गया कि वो उसकी पत्नी की नौकरी लगा देगा और फ़ोन पे के माध्यम से कुछ कैश उससे लगभग 1-1.5 साल से पैसा ले रहा था और जब उसको पता लगा कि इसके द्वारा बेवकूफ़ बना करके पैसा लिया जा रहा है तो उसके द्वारा शिकायत की गई थी। शिकायत जांच में काफ़ी कुछ तथ्य की जांच हो गई है। उसी के तहत अपराध धारा सदा 420 और 406 का मामला पंजीबद्ध कर लिया गया है। जल्दी आरोपी गिरफ्तारी सुनिश्चित की जाएगी। लगभग 2-3 लाख रुपए की धोखाधड़ी है। उसके द्वारा 20-25 हज़ार रुपये बीच बीच में ले करके और लगभग 3 लाख रुपये उसके द्वारा ले लिए गए हैं और जबकि उसके द्वारा ऐसा कोई कार्य नहीं किया गया है, सिर्फ उसको बहला फुसला करके उसको बेवकूफ़ बना करके पैसे।
हाँ, यही बात तब बोली गई थी कि उसकी पत्नी पढ़े लिखी है, जो पीड़ित पक्ष है, और इसी चीज का फायदा लेते हुए कि तुम पढ़े लिखे हो, तुम्हारी मैं नौकरी लगवा दूंगा, इस का मुगालता पाल करके उसके द्वारा पैसे लिए गए। परंपरा, पहचान, संस्कृति और निमाड़ की शान कहे जाने वाले गणगौर पर्व का आज समापन हुआ। इसी तारतम्य में बनावर में भी गणगौर पर्व शुरू होते ही सांस्कृतिक कार्यक्रमों को दौर शुरू हो जाता है। माता जी की बाड़ी पूजन के बाद ही गणगौर माता के भजन घर घर शुरू हो जाते हैं। इस प्राचीन परंपरा का निर्वहन करते हुए जूनी बनावर स्थित बारी पाया, दनादन चौपाटी व भरणपुर में मनोरंजन के लिए गुड़ तोड़ने का कार्यक्रम हुआ। गुड़ तोड़ने के कार्यक्रम से पूर्व नगर के युवाओं द्वारा चुनरिया साफा बांधकर ढोल नगाड़े व मस्ती में झूमते हुए नगर के प्रमुख मार्गों से चल समारोह निकला। चल समारोह गुड़ तोड़ने वाले स्थान पर पहुंचा, जहां ग्राउंड पर बीचों बीच एक खंबे पर गुड़ की पोटली को बांध दिया जाता है। युवाओं की टोली गुड़ की पोटली को खंबे पर चढ़कर तोड़ने के लिए दौड़ते हैं। तब ग्रामीण महिलाएं सोटिया से गुड़ की पोटली को तोड़ने के लिए खंबे पर चढ़ रहे युवाओं को मारती हैं। खंबे पर 11 बार चढ़कर गुड़ की पोटली तोड़ते और अंत में खंबा निकाल कर ले जाते हैं। महिलाएं भी हाथों से जमकर सोटियां बरसाती हैं। परंपरा दनादन चौपाटी, भरतपुर एवं बारीपाया में सालों से चली आ रही इन कार्यक्रम को देखने के लिए आसपास के कई गांव के लोग आते हैं एवं कार्यक्रम का आनंद उठाते हैं। अंत में गुड़ तोड़ने वाले मुखिया का सम्मान किया जाता है और गुड़ की प्रसाद सभी नगरवासियों को वितरित किया गया। इस अवसर पर जिला जनपद सदस्य शिवराम कन्नौज, मुकेश मुकाती, भागचंद पाटीदार, दीपक मोकरिया, सुनील चोपड़िया व कमेटी डॉक्टर मनोज पाटीदार ने की। कई वर्षों से गणगौर पर्व के समय में मनाया जाता है। यह पर्व हमारे बहुत पुराना है, पीढ़ी चला आ रहा है और इसको हम भैरव बाबा की कृपा से यह कार्यक्रम मनाया जाता है। हम मार भी खाते हैं, लेकिन यहाँ भैरव बाबा की कृपा से कोई असर नहीं होता, सभी सुरक्षित रहते हैं। यही यहाँ की विशेषता है और यह हम आगे भी चलाते रहेंगे। यह मनोरंजन का कार्यक्रम है और हमारे पुराने लोग भी यही प्रथा चलाते थे और हम भी चला रहे हैं। ये जो गुड़ टूटता है उसके बाद में गुड़ का क्या करते हो? ये गुड़ का हम यहाँ सब आगे इकट्ठे होके सबको गुड़ का प्रसाद बांटते हैं। फिर जो हमारा सरदार रहता है उसको कपड़े करते हैं। उसके बाद सोल पार होता है और यही परंपरा है। धार गुजरी मांडू मार्ग पर बगड़ी फाटे के समीप शनिवार दोपहर 12:30 बजे एक अज्ञात वाहन ने स्कूटी को टक्कर मार दी। इस टक्कर में स्कूटी पर सवार 2 भाई गंभीर रूप से घायल हो गए। टक्कर के बाद अज्ञात वाहन मौके से फरार हो गया। इधर दुर्घटना के आधे घंटे से अधिक समय तक दोनों गंभीर रूप से घायल भाई सड़क पर तड़पते रहे। छोटे भाई को चिकित्सकों ने मृत घोषित कर दिया। प्राप्त जानकारी के अनुसार ग्राम गोलपुरा के रहने वाले हैं रूप सिंह, पिता फूलचंद, उम्र 56 वर्ष एवं उनका छोटा भाई पन्ना लाल, पिता फूलचंद, उम्र 45 वर्ष, बगड़ी से अपने घर गोलपुरा जा रहे थे। तभी बगड़ी फाटे के समीप पीछे से तेज गति से आए एक अज्ञात वाहन ने टक्कर मार दी, जिससे स्कूटी सड़क से दूर खेत में जा गिरी। एम्बुलेंस के इंतजार में 40 मिनट तक तड़पते रहे दोनों भाई। घटनास्थल पर प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि घटना के तुरंत बाद एम्बुलेंस को सूचना दी गई थी। इसके बावजूद भी आधे घंटे से अधिक समय तक मौके पर एम्बुलेंस नहीं पहुंची। ऐसे में दोनों गंभीर रूप से घायल भाई तड़पते रहे। उसके बाद नालछा थाने से पुलिस वाहन पहुंचा और उसमें बिठाकर जिला चिकित्सालय ले जाया गया। छोटे भाई की मौत सदमे में परिजन। इधर नालछा पुलिस वाहन से दोनों घायलों को जिला चिकित्सालय ले जाया गया, जहां पर छोटे भाई पन्ना लाल, पिता फूलचंद को मृत घोषित कर दिया गया और बड़े भाई रूप सिंह का गंभीर अवस्था में उपचार चल रहा है। इधर छोटे भाई पन्ना लाल की मौत के बाद परिजन सदमे में हैं। समय पर उपचार मिलता तो बच सकती थी जान। नगर की समीप स्थित ग्राम डोचा में नवनिर्मित चाइल्ड फ्रेंडली कोर्ट का चीफ जस्टिस सुरेश कुमार केत एवं पोर्टफोलियो जज उच्च न्यायालय मध्य प्रदेश के प्रेम नारायण सिंह द्वारा वर्चुअल लोकार्पण किया गया।
इस दौरान प्रधान जिला न्यायाधीश संजीव कुमार अग्रवाल, एडीजे प्रथम भूपेंद्र नकवाल, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण सचिव प्रदीप कुमार सोनी, एसडीओपी अनु बेनीवाल, न्यायाधीश द्वितीय अमित भूरिया, न्यायाधीश नरेंद्र भंडारी, न्यायाधीश कृष्ण बोहरा, न्यायाधीश रूही अजाज, सभी अधिवक्ता एवं नगर के प्रबुद्ध जन उपस्थित रहे। कार्यक्रम का शुभारंभ प्रधान जिला न्यायाधीश संजीव कुमार अग्रवाल, एडीजे प्रथम भूपेंद्र नकवाल, एसडीओपी अनु बेनीवाल ने सरस्वती माता के चित्र पर माल्यार्पण एवं दीप प्रज्वलन कर किया। इस बाल न्यायालय के उद्घाटन के बाद ही ये कोर्ट अस्तित्व में आकर प्रारंभ हो जाएगी। बार एसोसिएशन के अध्यक्ष यूसुफ खान और सचिव हिमांशु भक्त ने बताया कि ये मनावर क्षेत्र के लिए एक बड़ी सौगात है तथा क्षेत्र में हो रहे बाल अत्याचारों की सुनवाई भी इसी न्यायालय में होगी तथा उन्हें शीघ्र ही न्याय उपलब्ध होगा। अभिभाषक अध्यक्ष यूसुफ खान एडवोकेट, आज बड़ी खुशी की बात है कि हमारे मनावर में शाइनली फिनली कोर्ट का उद्घाटन हुआ है। ये तत्काल न्याय से संबंधित है। उस कोर्ट को बनाने के बाद मंशा ये रही कि पीड़ित और आरोपी के मध्य जो घबराहट रहती है, बच्चे जो पीड़ित रहता है वो डर नहीं है, इसलिए इसको उनको देखते हुए इस कोर्ट का निर्माण किया है। आरोपी को आने के लिए अलग से रास्ता है और पीड़िता को के लिए अलग से कोर्ट में आने का रास्ता है और इसमें बहुत सर्व साधन युक्त बनी है और इसमें तत्काल पक्षकार को समझ न्याय मिलेगा। यही जय हिंद, जय हिंद। बहुत ही सकारात्मक सहयोग रहा है। यहाँ के सभी स्टाफ का इसमें सकारात्मक सहयोग रहा है, अभिभाषक गण का इसमें सकारात्मक सहयोग रहा है। मैंने ही नहीं बल्कि समय समय पर यहाँ के सभी मेरे साथी न्यायाधीशगण, यहाँ के हमारे जो नाजीर हैं, स्टाफ हैं, सभी लोगों ने काम का यहाँ समय समय पर आकर मुआयना किया। मेरे अभिभाषक गण ने भी यहाँ पर समय समय पर आकर काम का मुआयना किया। सबकी नज़रें रही, कहीं कोई कमी ना रह जाए। सबने अपने अपने प्रयास मंदसौर के समीप वाईडी नगर थाना क्षेत्र में गांव जग्गा खेड़ी में बीती रात शराब दुकान में तोड़फोड़ की घटना सामने आई है। यहां शराब दुकान बंद कराने को लेकर ग्रामीण जन कई विगत दिनों से विरोध कर रहे हैं, फिर भी दुकान हटाई नहीं गई थी। बताया जा रहा है कि दुकान हटाने को लेकर गांव वालों में आक्रोश है, जिसको लेकर कई बार विरोध जताया गया, लेकिन किसी ने इस ओर ध्यान नहीं दिया। आखिरकार ग्रामीण जनों, महिलाओं ने दुकान पर जमकर तोड़फोड़ कर विरोध किया। तोड़फोड़ की सूचना मिलते ही सीएसपी सतनाम सिंह और पुलिस टीम ने मौके पर पहुंचकर मोर्चा संभाला। वहीं 4 व्हीलर गाड़ियों में तोड़फोड़ की बात भी सामने आई है। आपको बता दें कि 1 अप्रैल से मंदसौर शहर में शराब की दुकानें बंद होने से जग्गाखेड़ी स्थित शराब दुकान पर शराब खरीदार अधिक पहुंचने लगे थे, जिससे ग्रामवासी और परेशान होने लगे थे। रोजाना रोड जाम की भी स्थिति उत्पन्न हो रही थी। मामला हुआ है, शराब की दुकान में तोड़फोड़ की गई, सर क्या जानकारी है और क्या कुछ है? हाँ, शराब की दुकान पर तोड़फोड़ की गई है। इस सूचना पर पुलिस भी आई है और इसमें केस कायम किया जाएगा और फुटेज देखे जाएंगे और जो भी संदिग्ध हैं, जो भी इसमें अपराधी हैं, उनको पकड़ा जाएगा। सर कहाँ की घटना है? हाँ, ये जग्गाखेड़ी रोड पर जो वाइन शॉप है उसकी घटना है। सर क्या जानकारी लगी, क्या कुछ क्यों ऐसी तोड़फोड़ की गई है, क्या कुछ? अभी तक तो कोई ऐसी जानकारी नहीं है, ना ही ऐसा कुछ अभी ये बहुत क्लियर नहीं है कि ये ऐसा क्यों हुआ है। तो किन लोगों ने की सर ये तोड़फोड़? नहीं, अभी क्लियर नहीं है इसका। तो डीवीआर वगैरह कवर कर लिया गया? हाँ, ये हम करवा रहे हैं, उसको क्लियर करेंगे। हैं तो मौके पर फोर्स तैनात है? हाँ, मौके पर फोर्स है। 3 दिन पहले भी धरना प्रदर्शन हुआ था यहाँ पे। 3 दिन पहले धरना प्रदर्शन हुआ था यहाँ पे, चक्का जाम हुआ था 3 दिन पहले। ये चक्का जाम हुआ था यहाँ पे, उस समय पुलिस आई थी। अच्छा, 3 दिन पहले ये चक्का जाम हुआ था और जाम करी थी गाँव की महिलाओं ने। अच्छा, ठीक है। इसको तो कहीं ना कहीं हो ये बिल्कुल उनके जो पॉइंट्स क्या थे ये क्लियर नहीं है और फिलहाल तो सबसे महत्वपूर्ण ये है कि इस घटना पर फुटेज लेकर के हाँ, सुरक्षा व्यवस्था बिल्कुल सुरक्षा। अब इस तरह जहाँ भी इस तरह की दुकानें हैं, रिमोट एरियाज़ में हैं और जो गांव वालों के जो पॉइंट हैं, गांव वालों के जो प्रश्न हैं, गांव वालों क्या चाहते हैं, ये घटना ये किस तरफ जा रही है, ये हम देख लेते हैं और गांव की क्या मांग है ये भी हम देख लेते हैं, उसके अनुसार कार्रवाई करेंगे।
इंदौर शहर में गोयल टीएमटी लगातार सीएसआर एक्टिविटी के तहत शहर के लिए सामाजिक और सहायता के कार्य में हमेशा जुटा रहता है और इसी क्रम में आज इंदौर के यातायात विभाग को शहर के सुगम यातायात के लिए श्री बजरंग पावर एंड पावर इस्पात लिमिटेड गोयल टीएमटी के सीएसआर एक्टिविटी के माध्यम से 200 लोहे के बैरिकेड सहायता के लिए भेंट किए गए। इंदौर के ट्रैफिक डीएसपी अरविंद तिवारी ने गोयल टीएमटी को धन्यवाद देते हुए कहा कि इंदौर ट्रैफिक विभाग वैसे ही संसाधनों की कमी से जूझ रहा है और ऐसे में जब गोयल टीएमटी जैसे संस्थान मदद के लिए आगे आते हैं तो ट्रैफिक विभाग की सुविधाओं को मजबूती देगा। इसका उपयोग शहर में लॉ ऑर्डर की स्थिति, वीआईपी मूवमेंट और बड़े आयोजनों में बहुत ही मददगार साबित होगा। इससे पहले भी गोयल टीएमटी सीएसआर एक्टिविटी के तहत ट्रैफिक विभाग की मदद करता आया है और हम उनकी इस बार की गई इस मदद की सराहना करते हैं कि वह शहर के बारे में ऐसी नेक सोच रखते हुए हमेशा मदद के हाथ आगे बढ़ाते हैं। और वहीं गोयल टीएमटी के मध्य प्रदेश के डिस्ट्रीब्यूशन हेड नीरज वर्मा ने कहा कि इंदौर शहर स्वच्छता में नंबर 1 है और इसे अब ट्रैफिक में भी नंबर 1 बनाना है। इसलिए गोयल टीएमटी की सीएसआर एक्टिविटी के तहत हमने ट्रैफिक पुलिस विभाग की 200 बैरिकेड देकर मदद की है। हमें उम्मीद है कि इससे विभाग की काफी मदद होगी और आगे भी विभाग को जब भी हमारी मदद होगी हम उसके लिए सबसे आगे रहेंगे। गोयल टीएमटी की सीएसआर एक्टिविटी के माध्यम से ये सहायता करने का उद्देश्य सिर्फ एक ही है कि शहर का यातायात कैसे हम सभी मिलकर बेहतर से बेहतर कर सकते हैं। मैं संदेश लखमरा, फर्म श्री राधा कृष्ण स्टील्स, गोयल टीएमटी के 20 साल से पुराने सबसे पहले हम लोग डीलर्स हैं इंदौर के और विगत इतने वर्षों से गोयल टीएमटी की जो रेपुटेशन है वो साफ और सही वजन और सही क्वालिटी देने की है और उसी का ध्यान में रखते हुए हम लोगों ने यहाँ पर सीएसआर के तहत यहाँ पर यातायात सुगम करने के लिए बैरिकेड्स यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूट करवाए हैं और हम आगे भी जो है कंपनी की तरफ से दूसरी जगह पे पूरे एरिया में हम लोग इस तरह से डिस्ट्रीब्यूट करवाएंगे और जो भी हमसे बन पड़ेगा वो हम आगे करेंगे। मेरा नाम संदेश लखमारा है, श्री राधा कृष्ण स्टील्स गोयल टीएमटी के डीलर हूँ मैं इंदौर में। एक्टिविटी के तहत यहाँ पर मैं योगेंद्र द्विवेदी, गोयल टीएमटी रीजनल मैनेजर इंदौर। आज हम लोगों ने यातायात को सुगम एवं सुरक्षित बनाने के लिए 200 बैरिकेड्स सीएसआर एक्टिविटी के तहत हमने दिए हैं और हमारी कंपनी विगत कई वर्षों से इस तरह के सीएसआर में जैसे एयरपोर्ट रायपुर हो गया, भोपाल एयरपोर्ट, इंदौर एयरपोर्ट को डेवलप किया है और आगे भी हम लोग जैसे कोई चौराहे हो गए और भी जो सोशल नेटवर्क में जो भी है वो सब हम लोग करते आ रहे हैं और आगे भी सहयोग करेंगे हम लोग। और यातायात को भी हम लोग नंबर 1 बनाना चाह रहे हैं। स्वच्छता में नंबर 1 तो इंदौर है ही पहले से और अब यातायात के लिए भी हम लोग हमारी जो पहल है वो नंबर 1 बनाने की है। हमारा जो टीएमटी प्लांट है रायपुर इंटीग्रेटेड प्लांट है जो कि यहाँ के लोकल बीथमपुर बेस्ड जो भी कंपनियाँ हैं सब स्क्रैप बेस्ड हैं और गोयल टीएमटी इंटीग्रेटेड आयरन ओर से बना हुआ प्रोडक्ट बना के और अपने उपभोक्ताओं को देता है। पुलिस ट्रैफिक पुलिस की तरफ से आपको क्या सहयोग मिला आपने दिए? उन्होंने हमें काफ़ी मतलब प्रोत्साहित किया और एक मोमेंटम प्रदान किया और उन्होंने बोला कि हमारे गवर्नमेंट में बजट की कमी रहती है, इस तरह से अच्छे कंपनियां आके और हमारा सहयोग कर रही हैं। ये काफ़ी सराहनीय रहा हमारे लिए। 200 बैरिकेड्स हमने दिए हैं और अभी और ज़रूरत पड़ेगी तो हम लोग और भी करेंगे। किसको दिए हैं ये यातायात डीसीपी सर हैं अपने अरविंद तिवारी जी इंदौर, उनके मतलब सहयोग से हमने प्रदान किया है। योगेंद्र द्विवेदी, रीजनल मैनेजर गोयल टीएमटी। यातायात पुलिस द्वारा सीएसआर एक्टिविटी के तहत लगातार कार्रवाई की जाती है। इस बार हमको गोयल टीएमटी की ओर से 200 स्टॉपर्स बैरिकेड दिए गए। इसका उपयोग हम लोग वीवीआईपी अरेंजमेंट में और अन्य जो डाइवर्ट करना पड़ता है यातायात, इसमें इसका बेहतर उपयोग करेंगे। हम शुक्रगुजार हैं गोयल टीएमटी के कि उनके द्वारा लगातार प्रत्येक वर्ष कुछ ना कुछ सीएसआर एक्टिविटी के माध्यम से यातायात पुलिस की मदद की जाती है। हम उनको विश्वास भी दिलाते हैं कि इस मदद से, इन इंफ्रास्ट्रक्चर की मदद से हम बेहतर यातायात इंदौर की जनता को दे पाएंगे। सर क्या कहेंगे, क्योंकि ट्रैफिक पुलिस विभाग जो है बहुत ही सीमित साधनों में काम करता है और ऐसे में इस तरीके की मदद काफ़ी सपोर्ट करती है। जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि ट्रैफिक दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है, लेकिन कम से कम इस प्रकार की एक्टिविटी एक मजबूती प्रदान करती है। ये स्वागत योग्य कदम है और
नेचुरली इसके साथ हम लोग की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी बढ़ जाती है कि यदि किसी संस्था द्वारा हम लोगों को संसाधन उपलब्ध कराए गए तो हम अब संसाधनों का बहाना नहीं बना सकते कि संसाधन हमारे पास नहीं है, जिसके कारण हम अच्छा यातायात नहीं दे पा रहे। इससे हमारी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ती है कि हम इन संसाधनों का अच्छा उपयोग करके इंदौर की जनता को एक बेहतर यातायात दें। थैंक यू सर। राजपुर नगर में गणगौर की रही धूम, हजारों श्रद्धालुओं ने झामरिया पर किए माता के दर्शन। राजपुर नगर में निमाड़ की प्रसिद्ध गणगौर माता के दर्शन के लिए पहुंचे श्रद्धालु माता के रथों को लेकर झूमे ढोल ताशों के साथ पहुंचे झामरिया घाट पर, जहां माता स्वरूप जवारों एवं रथों की पूजा की गई। नगर परिषद ने फूलों से स्वागत किया और श्रद्धालुओं ने माता के दर्शन के साथ साथ आसपास लगे व्यंजनों का भी भरपूर आनंद लिया। वहीं सुरक्षा की दृष्टि से पुलिस बल भी तैनात रहा है, जहां एसडीओपी आयुष अलावा थाना प्रभारी विक्रम सिंह बामनिया, नगर परिषद अध्यक्ष शिखा विजय अग्रवाल एवं राज्यसभा सांसद प्रतिनिधि विजय अग्रवाल सहित अन्य कर्मचारियों ने व्यवस्था की कमान संभाली है। नगर में इस वर्ष बड़े धूमधाम से गणगौर पर्व मनाया गया है। वहीं झामरिया घाट पर श्रद्धालुओं ने माता के दर्शन मंदिर में दर्शन भी किए हैं। कार्यक्रम में हुकुमचंद गुप्ता, आकाश बर्मन, ओम सोनी, प्रीतम बडोले, कृष्णा धनगर, मुकेश जिराती, जीतू यादव सहित अन्य उपस्थित थे। उज्जैन महिदपुर रोड स्थानीय श्री सुविधिनाथ जैन मंदिर परिसर स्थित राजेंद्र सूरी ज्ञान मंदिर में विराजित परम पूज्य साध्वी श्री सुपार्श्वनाथ जी महाराज साहब ने शुक्रवार को धर्म सभा में जिनवाड़ी का रसपान कराते हुए कहा कि अरिहंत परमात्मा ही धर्म तीर्थ की स्थापना करते हैं, साथ ही मानव मात्र के ऊपर असीम उपकार करते हैं। पूज्य साध्वी जी ने अरिहंत शब्द का अर्थ बताते हुए कहा कि अरि यानी शत्रु, हंत यानी हनन करना, जिन्होंने राग द्वेष रूपी आंतरिक शत्रुओं का हनन कर दिया, जिन्होंने हमें संसार रूपी सागर से तिरने का मार्ग बताया है, इसलिए उपकार की दृष्टि से अरिहंत परमात्मा बड़े एवं उपकारी है। अरिहंत पद का जप करने से 50 सगरूपम के आयुष्य का क्षय होता है एवं पूरा नवकार महामंत्र के 9 पदों का स्मरण करने से 500 सगरूपम के आयुष्य का क्षय होता है। अरिहंत परमात्मा के 12 गुण एवं श्वेत वर्ण होता है। नवपद ओली आराधना के अंतर्गत पूज्य साध्वी जी द्वारा श्रीपाल राज ग्रंथ के दृष्टांत का विस्तार से विवेचन किया गया। नवपद ओली की आराधना के महाप्रभाव से श्रीपाल मैना सुंदरी का कोट रोग दूर हो गया। इतने प्रभावशाली अद्भुत यह आराधना है। धर्मसभा में सकल जैन श्री संघ समाज के वरिष्ठ महानुभव श्रावक श्राविकाओं ने उपस्थित होकर धर्म लाभ प्राप्त किया। पूज्य साध्वी श्री के मंगलमय प्रवचन प्रतिदिन सुबह 9:15 से 10:30 बजे तक ज्ञान मंदिर में चल रहे हैं। आप श्री की पावनकारी निष्ठा ने 4 अप्रैल से चैत्र मास की नवपद ओली आराधना विधि विधान के साथ प्रारंभ हुई है, जिसमें अनेक आराधक श्रावक श्राविका इस मंगलकारी नवपद ओली आराधना में जुड़कर पुण्य लाभ अर्जित कर रहे हैं। पहले दिन 50 से अधिक आराधक ने आयमित तप किया। 9 दिन तक चलने वाली यह महामंगलकारी मंगलमय आराधना 4 अप्रैल से 12 अप्रैल तक चलेगी। प्रथम दिवस का लाभ रमेश चंद, दिनेश कुमार बैस, राजेश कुमार, राहुल कुमार बोथरा परिवार द्वारा लिया गया। सधार्मिक भक्ति प्रभावना का लाभ सुरेश चंद, सचिन कुमार भंडारी परिवार द्वारा लिया गया। उक्त जानकारी जैन समाज के मीडिया प्रभारी सचिन भंडारी ने दी।
खरगोन जिले के कसरावत के ग्राम डेडगांव के ग्रामीण मुख्यालय पहुंचे, जहां से वह आबकारी विभाग कसरावत एवं तहसील कार्यालय कसरावत पहुंचे। उनके द्वारा एसडीएम सत्येंद्र बैरवा को ज्ञापन दिया गया। यहां कलेक्टर कार्यालय में प्रदर्शन कर गांव की शांति भंग होने का हवाला देते हुए 1 अप्रैल से शुरू हुए शराब दुकान बंद कराए जाने की मांग की। ग्रामीणों ने चेतावनी दी है कि यदि अविरोध के बीच शराब दुकान खुलती है तो वे अपने अनुसार दुकान बंद कराने के लिए स्वतंत्र होंगे। ग्रामीण ओम प्रकाश, श्याम, जयपाल, बनन आदि ने बताया कि अब तक गांव में कोई शराब दुकान नहीं थी। 1 अप्रैल से गांव में शराब दुकान खोल दी गई है, जो रहवासी क्षेत्र में होकर ग्रामीणों के लिए परेशानी का सबब बन रही है, जिसे लेकर महिलाएं डरी हुई हैं, जो घर से बाहर नहीं निकल रही है। शराब दुकान खुलने से ग्राम के रहवासी तथा बाल बच्चे और महिलाओं पर बुरा प्रभाव पड़ रहा है तथा गांव में शांति भंग होने की पूर्ण संभावना है, जिससे आम लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। उक्त शराब दुकान को ग्रामवासी, सरपंच, सचिव, उप सरपंच एवं पंचों की सहमति के बिना खोल दी गई है, जिसका सभी के द्वारा विरोध किया जा रहा है। एसडीएम सत्येंद्र बैरवा द्वारा कहा गया है कि ग्रामवासी डेडगांव द्वारा ज्ञापन प्रस्तुत किया गया है। गांव में एक नई शराब दुकान ठेकेदार द्वारा चलाई जा रही है, इसके कारण वहां पर शांति भंग की संभावना है। ग्रामीण द्वारा इसको शिफ्ट करने का एक निवेदन किया गया है। इसको मेरे द्वारा आबकारी आयुक्त है, जिसे ज्ञापन प्रेषित करेंगे। ग्रामीणों की समस्या का निदान करने का पूरा प्रयास करेंगे। दलाली को लेकर ज्ञापन दे दिया है, क्या कुछ मामला? सर, वो ठेका खुल गया है हमारे गांव में और इस वजह से दारू ज़्यादा चल रही है, तो लोगों शराब पी के ना गाली गलौज करते मोहल्ले में। हाँ, वहाँ पहले नहीं थी क्या? नहीं सर, पहले भी आप नहीं थी दारू, ठेका नहीं था, कोई भी नहीं था। तो किसके, कौन से ठेकेदार द्वारा खोला गया? पुरुषोत्तम। इसके और ठेके कहाँ चल रहे? पीपलगंज, मुल्ठान और आप डेडगांव भी खोल दिया सर इन्होंने। अच्छा, तो ये कलाली को लेकर कोई बात हुई थी उनसे? सर वो बात हुई थी, तो वो बोले तुम्हारे से जो वो कर लो, मैं तो दुकान चलाऊंगा। इससे क्या समस्या आ रही है आपको? सर, मोहल्ले में जैसे भलाई समाज है उधर, तो मंदिर भी है, शिव मंदिर में पूजा पाठ करने भाई मनुष्य जाते हैं, तो गाली गलौज करते दारू शराब में। शराबियों द्वारा? हाँ, तो उधर मतलब इससे बच्चे और महिलाएं बहुत परेशान हो रही है। तो ये अगर मान लो दुकान नहीं बंद होगी तो आगे कुछ क्या कार्रवाई करोगे? और आगे आंदोलन करेंगे सर, धरना प्रदर्शन करेंगे कलेक्टर ऑफिस में। तो अभी जो एसडीएम साहब को आवेदन दिया, क्या कुछ आश्वासन दिया गया? उन्होंने आश्वासन दिया कि आबकारी विभाग में बात करूँगा, इसके बारे में कार्रवाई करने की मांग करूँगा। जी। क्या नाम लिखते हो? संजय खेड़े। कहाँ रहते हो? डेडगांव। सर, आज ये डेडगांव शराब को लेकर कोई व्यक्ति आए थे, क्या मामला? आज ग्रामवासी डेडगांव द्वारा एक ज्ञापन प्रस्तुत किया है कि उनके गांव में एक नई शराब की दुकान बनी है, जिसके कारण वहां पर शांति भंग होने की संभावना है। तो उन्होंने इसे शिफ्ट करने का एक निवेदन किया है। इस हेतु हम आज ही आबकारी जो आयुक्त है यहाँ पर, उन्हें ये ज्ञापन प्रेषित करेंगे और ग्रामीणों की समस्या का निदान करने का पूरा प्रयास करेंगे। नागदा में 24 मार्च को हुई बुजुर्ग प्रीति जैन हत्याकांड का खुलासा करते हुए एएसपी मयूर खंडेलवाल, सीएसपी ब्रजेश श्रीवास्तव, टीआई अमृतलाल गवरी ने पुलिस थाने में प्रेस वार्ता लेकर किया। एएसपी खंडेलवाल के अनुसार 24 मार्च को यशवर्धन सिंह पिता पवन सिंह सोलंकी अपने घर पर प्रतिदिन की तरह एक्सरसाइज कर रहा था। इसी दौरान एयरबड प्रीति जैन की छत पर गिर गए थे। यशवर्धन एयरबड लेने के लिए छत पर गया था। यशवर्धन लौट ही राधा की प्रीति जैन का छत पर आना हो गया। उन्होंने यशवर्धन को चाटा मार दिया, जिससे आक्रोशित होकर उसने बिलसी उठाकर प्रीति जैन के सिर पर मार दी और मौके से भाग गया। परिजनों ने उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कराया, जहां उपचार के दौरान 30 मार्च को मृत्यु हो गई। अंतिम संस्कार के बाद परिजन पुलिस थाने पहुंचे थे। पुलिस ने मामले को गंभीरता लेते हुए क्षेत्र के लगभग 150 से अधिक सीसीटीवी कैमरे खंगाले, 50 से अधिक व्यक्तियों से पूछताछ की। मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने यशवर्धन को हिरासत में लेकर पूछताछ की, तो उसने वारदात को करना कबूल किया। एएसपी के अनुसार यशवर्धन कक्षा 12वीं का छात्र है, जिसको अभी तक कोई आपराधिक रिकॉर्ड नहीं है। न्यायालय में पेश कर 1 दिन का रिमांड लिया गया, ताकि मामले में अन्य बिंदुओं पर भी पूछताछ की जा सके। एएसपी ने कहा कि वारदात के दौरान आभूषण व नकदी चोरी नहीं हुआ है।
मामले में सबसे अचंभित करने वाली बात यह है कि आरोपी मृतका के अंतिम संस्कार भी शामिल हुआ था ताकि किसी को शक न हो सके। पुलिस को मिली सफलता के बाद श्वेतांबर मूर्ति पूजक संघ के अध्यक्ष मनीष जैन, महावीर इंटरनेशनल के वीर राजेश गेलड़ा, शुभम जैन, विजय तांतेड़, राजा कर्नाटक श्रेणी बम सुरेंद्र कंकरिया आदि ने पुलिस अधिकारियों एवं कर्मचारियों का बहुमान किया। इस दौरान एसआई राजेश कर्मी, एएसआई प्रतीक यादव, प्रधार आरक्षक सुनील सिंह बैस, यशपाल सिंह सिसोदिया, रितेश बोरिया, दिनेश गुज्जर, राजपाल सिंह चंदेल, सोम सिंह भदौरिया, सुरेश डांगी, ईश्वर परिहार, कृष्णा बैरागी, जितेंद्र राठौर आदि का स्वागत किया। कॉन्फ्रेंस इसलिए महत्वपूर्ण है कि 15 दिन पहले भी पुलिस ने एक ब्लाइंड मर्डर का 36 घंटे में खुलासा किया था। आज फिर से नागदा पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए एक और ब्लाइंड मर्डर का खुलासा किया है, जिसमें एक वरिष्ठ महिला नागरिक की हत्या हुई थी। घटनाक्रम में पुलिस को 28 मार्च को सूचना प्राप्त हुई थी कि 24 मार्च को गुलाबाई कॉलोनी में एक वरिष्ठ महिला नागरिक जिनकी उम्र 68 वर्ष है और नाम उनका प्रीति जैन है, उनके साथ मारपीट हुई है। पुलिस ने तुरंत ही इस मामले को गंभीरता से लेते हुए, क्योंकि वरिष्ठ महिला नागरिक इसमें उनके साथ घटना हुई थी, इसलिए तुरंत ही इसका संज्ञान लेते हुए अपराध पंजीबद्ध किया और माननीय एसपी साहब ने विशेष पुलिस टीम का गठन किया। हालांकि दुर्भाग्य की बात है कि 2 दिन बाद ही उनकी मृत्यु भी हो गई, परंतु इस दौरान पुलिस ने लगभग 150 सीसीटीवी कैमरे देखे, 50 लोगों से पूछताछ की, कई मुखबिर भी मामूर किए। मुखबिरों से कहा गया कि कोई भी अगर संदिग्ध व्यक्ति दिखता है तो बताया जाए। इस दौरान पुलिस ने सभी तकनीकी साक्ष्यों को संकलित कर लिया था। ऐसे एक मुखबिर ने कल बताया कि एक व्यक्ति जो पड़ोस में रहता है, जिसका नाम यशवर्धन सोलंकी है, थोड़ा घबराया सा दिख रहा है। अगर उससे पूछताछ की जाए तो शायद कुछ पता लग सकता है। जब उसको बुलाया गया परिवारजनों के साथ, उससे पूछताछ की गई तो पहले उसने गुमराह करने का प्रयास किया, लेकिन क्योंकि जैसे मैंने कहा कि पहले ही सारे चीज़ों को बारीकी से देख लिया गया था पुलिस के द्वारा, तो वो ज़्यादा देर तक गुमराह नहीं कर पाया। अंत में उसने जुर्म स्वीकार किया और उसने पूरा घटनाक्रम बताया। घटना ऐसा हुआ कि उस जो लड़का पड़ोस में रहता है, तो उसका ईयरबड्स मृतिका के घर पर गिर गया था। जब वो उठाने वहाँ पर गया तो मृतिका को शक हुआ कि कहीं वो चोरी के इरादे से तो नहीं आया है, तो उसने उस पर आरोप लगाया कि तू चोरी करने आया है और तुझे पुलिस में तेरी शिकायत कर देंगे, और एक थप्पड़ भी मारा, जिस पर उसको बहुत गुस्सा आ गया और गुस्से के आवेश में उसने महिला को वहीं पे ही रखी हुई सीमेंट की 2 व्हील से उस पर वार किया, जिससे महिला को गंभीर चोट आई। उसके पश्चात उनको इलाज के लिए यहाँ जनसेवा अस्पताल नागदा में ले जाया गया। उसके पश्चात उनको आगे उज्जैन में रेफ़र किया गया, जिसके पश्चात उनकी 30 मार्च को मृत्यु हो गई। उसने अपना जुर्म स्वीकार किया है। मामला इसलिए महत्वपूर्ण और नागदा पुलिस के लिए हो जाता है क्योंकि 4 दिन बाद, घटना के 4 दिन बाद पुलिस को सूचना प्राप्त हुई थी कि ऐसी कोई मारपीट की घटना हुई है, जिसमें तमाम तरह के लोग भी प्रवेश कर गए थे, जिससे साक्ष्य प्रभावित हो सकते थे। पर पुलिस की टीम ने लगातार बिना सोए बिना खाए पिए लगातार इसमें जांच की और इसका निराकरण कर दिया है, जिस पे ये दिखाता है कि नागदा पुलिस और पूरी उज्जैन पुलिस कैसे वरिष्ठ महिलाओं के लिए, वरिष्ठ सभी नागरिकों के लिए और सामान्य नागरिकों के लिए कैसे तत्पर है। इस पर माननीय पुलिस अधीक्षक महोदय ने पुलिस टीम को 10,000 का इनाम भी घोषित किया। सर, आरोपी पूर्व में भी अपराधी है क्या? नहीं, आरोपी के पूर्व में कोई अपराध नहीं है। जैसा मैंने बताया कि उसी वक्त आवेश में आकर, क्योंकि उसे थप्पड़ मारा था, जलील उसे महसूस हुआ था, इस वजह से उसने ये वारदात। तो कितना वर्षों से पड़ोसी है सर? ये काफ़ी समय से यहाँ पे ही रहते आए हैं पहले से। नहीं, ये अभी पूरा कथन ले लिए गए हैं और अभी यही है कि संभवतः क्योंकि महिला होश में थी, मारपीट के बाद भी होश में थी, बाद में क्योंकि चोटें गंभीर थी तो उनकी मृत्यु हुई, लेकिन उस टाइम पे भी होश में थी, तो संभवतः स्वयं ही आई हैं। इसमें आरोपी मार के ऊपर ही चला गया। घटना जो हुई है वो कमरे में हुई है, जो बाहर एक बरामदा बना हुआ है। उसके बाद जब महिला कमरे में गई तो पीछे से उस पर वार किया, फिर एक आगे से वार किया। तो आप जैसे बता रहे कि महिला होश में थी मारपीट के बाद, तो फिर पुलिस को 11 दिन कैसे लगता है आरोपी की तलाश? महिला अर्ध होश अवस्था में थी। महिला हल्का फुल्का कुछ बोल पा रही थी, पर इस स्थिति में नहीं थी कि वो कुछ बयान दे पाए, इस वजह से वो ऐसा हुआ। सर, घटना को अंजाम देने के बाद अब तक ये युवक कहाँ गया और कहाँ रहा सर?
ये युवक यहीं पे ही था, कहीं गया नहीं था, पर क्योंकि ये बस नज़र रखे हुआ था कि कहीं इस पर कोई शक ना आ जाए, क्योंकि घर का डायरेक्ट एक्सेस इस युवक से ही था। सर छत पे एयरफोन गिरा, आप बता रहा हो कि कान में लगा के, तो कान में लगा के किस साइड गिरा? वो छत पे दीवार पे घूम रहा था उनकी, या कुछ उसने जान करके फेंका कुछ? जो छत है उसका डायरेक्ट एक्सेस पड़ोसी के घर से है, यशवर्धन के घर से है, और क्योंकि जो फर्स्ट फ्लोर की जो छत है यशवर्धन की, वहीं पे वो रहता, वहीं एक्सरसाइज कर रहा था वो जनरली वहाँ अमूमन तौर पर एक्सरसाइज करता है। उसका ईयरबड्स गिर गया, जिसपे महिला एकदम से जब ऊपर आई, नीचे से ऊपर आई, तो उनको लगा कि कोई ऐसे चोरी के इरादे से तो नहीं गया। सर वर्षों से पड़ोसी है तो एकदम कैसे लगा लिया कि चोरी के लिए आया होगा? नहीं लगा सकते हैं, वो उनकी आशंका होगी, क्योंकि एकदम से कोई बिना एक्सेस के किसी के घर पे जाता है तो ऐसा लगना कोई स्वाभाविक है। सर बताइए आरोपी जो है यशवर्धन जी, उससे क्या व्यवहार में पढ़ी करता है, कार्य करता है, क्या मतलब? ये अपना ये 12th में है अभी, ये पारिवारिक पृष्ठभूमि क्या है उसकी? तो सर ये जैसे इधर आए, उनकी छत पे आए, उनकी छत ऊपर है क्या? आरोपी की छत दोनों के फर्स्ट फ्लोर है, दोनों की फर्स्ट फ्लोर है, लेकिन फर्स्ट फ्लोर की छत है पड़ोसी की, तो वहाँ पे वो रहता है। सर कोई नशा का सेवन करता है या तो नहीं ऐसी कोई चीज़ नहीं। सर क्या आरोपी अंतिम संस्कार में शामिल हुआ था क्या? हाँ, आरोपी अंतिम संस्कार में भी शामिल हुआ था, जिससे कोई शक ना पैदा हो सके। बिल्कुल कोशिश उसने पूरी की कि नॉर्मल ही रहे। सर इस परिवार के लोगों को कब पता पड़ गया था इस घटना? उनके परिवार के लोगों को या जो भी अड़ोस पड़ोस के नागरिकों को वो कब पता पड़ गया था? नहीं, जैसे मैंने कहा कि वो पुलिस को आरोपी के परिवार को पता था इस चीज का क्या? आरोपी नहीं जो मृतक आरोपी कल ही हमको इससे शंका थी घर में गिर कोई काम करते लेकिन घटना ये सब मारपीट हुई है कब पता चला? परिजनों को ये 28 मार्च को पता लगा। 24 मार्च को जैसे मैंने बताया घटना हुई थी, और 28 मार्च को जब वापस घर को देखा गया तो फिर ऐसा लगा कि ये कोई मारपीट हुई है, क्योंकि सेकंड फ्लोर पे भी, फर्स्ट फ्लोर पे भी खून था और ग्राउंड फ्लोर पे भी था, और बिल्सी के टुकड़े भी मिले थे, तो जिस पर उनको लगा कि फिर ये मारपीट ही है, एक्सीडेंटल नहीं है, जिस पर चौथे में 28 मार्च को पुलिस को सूचना पाई। सर आरोपी ने इसके परिजनों से कुछ इस संबंध में चर्चा की थी? अयोध्या में रामनवमी पर्व पर राम जन्मभूमि से लता मंगेशकर चौक तक कालीन बिछाई गई। श्रद्धालुओं की सुविधाओं का ध्यान रखते हुए सड़कों पर लगभग 4 किलोमीटर कालीन बिछाई गई, जिससे नंगे पैर श्रद्धालुओं का पैर बढ़ते तापमान में जले नहीं। वहीं दूसरी ओर अयोध्या की सुरक्षा कड़ी की गई है। अयोध्या में पैरामिलिट्री फोर्स की तैनाती की गई। अयोध्या में कल 6 अप्रैल को रामनवमी का पर्व है, जिसमें देश के अलग अलग कोने से रामबाग श्रद्धालु अपने आराध्य भगवान श्री राम का जन्मोत्सव मनाने आ रहे हैं। ऐसे में श्रद्धालुओं के लिए श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट, अयोध्या नगर निगम व जिला प्रशासन ने कई सारे इंतजाम किए हैं। सबसे पहले राम जन्मभूमि से 4 किलोमीटर लंबी कारपेट बिछाई गई है, जिसमें नंगे पैर चलने वाले श्रद्धालुओं को पैर न जले। दूसरी ओर पानी के पीने की व्यवस्था भी की गई है। जगह जगह शेड का इंतजाम किया गया है, जिससे कि श्रद्धालु धूप से बच सके। अयोध्या में इंतजामों को देखकर राम भक्त श्रद्धालु खुले मन से व्यवस्था की तारीफ कर रहे हैं। रामनवमी के मौके पर अयोध्या को जोन और सेक्टर में विभाजित किया गया है। आईजी प्रवीण कुमार का कहना है कि भारी वाहनों को पूर्वांचल एक्सप्रेस वे से डाइवर्ट किया जाएगा। श्रद्धालु का आवागमन में कोई असुविधा नहीं होगी। सरयू नदी के आसपास जल पुलिस, एनडीआरएफ और एसडीआरएफ को मुस्तैद किया गया है। सुबह 9 बजे से दोपहर 12 बजे तक पीक टाइम में राम मंदिर के सभी विशेष पास निरस्त रहेंगे। आम श्रद्धालु को दर्शन के लिए राम मंदिर में प्राथमिकता दी जाएगी। धार जिले के टांडा से आ रही है बड़ी खबर। टांडा पुलिस ने लूट डकैती की योजना बनाते हुए 5 आरोपियों को ग्राम बराट से किया गिरफ्तार। पुलिस थाना टांडा से आज दिनांक
5/4/2025 को दोपहर 2 बजे पुलिस थाना टांडा से प्राप्त जानकारी के अनुसार जिला पुलिस अधीक्षक मनोज कुमार सिंह, एसडीओपी कुक्षी सुनील गुप्ता के निर्देशन में थाना प्रभारी टांडा अपनी पुलिस टीम के साथ काम्बिंग गश्त कर रहे थे। इसी दौरान शनिवार अल सुबह के समय ग्राम बराट में बदमाश रगन पिता ठाकुर कटारा उम्र 30 वर्ष निवासी, ग्राम डेलघाटा स्कूल फलिया आरिफ पिता बसु भूरिया उम्र 25 वर्ष निवासी, ग्राम काकड़वा पिपला फलिया जितेंद्र पिता अमर सिंह भूरिया उम्र 23 वर्ष निवासी, ग्राम डेटा स्कूल फलिया राजेंद्र पिता रेवान सिंह अनारे उम्र 19 साल निवासी, ग्राम चामझर सुरेश पिता मगर सिंह मिनावा उम्र 22 साल निवासी, गुडा को आने वाले वाहनों को रोककर पथराव एवं लूट डकैती की योजना बनाते हुए पकड़ा है, जिसमें आरोपी आरिफ दिगर राज्य चेन्नई से डकैती के अपराध में मोस्ट वांटेड है, जिसकी काफी समय से तलाश थी। सर, आज जो टांडा थाना के अंतर्गत आज 5 बदमाश लूट डकैती हेतु पकड़े गए हैं सर, उसके बारे में आप क्या बताएंगे सर? वरिष्ठ कार्यालय से कानून व्यवस्था के निर्देश मिले थे, उसके तहत हमने चारों तरफ रोड पेट्रोलिंग लगाई गई थी। उसी दौरान हमें सूचना मिली कि बराड़ में पर्यटन के आसपास वहाँ पे कुछ लोग बैठे हुए हैं जो बड़ी डकैती की घटना के लिए बैठे हैं। तो हमने फिर अलग अलग टीमों को रवाना किया और वहाँ पे घेराबंदी कर पकड़ा, जिसमें 5 बदमाश पकड़े गए हैं जो सभी आपराधिक किस्म के जो अन्य राज्यों और ज़िले के अंतर्गत भी वांटेड है और जिनके खिलाफ स्थायी वारंट भी जारी हुए हैं, उनके खिलाफ हमने डकैती की तैयारी में अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। सर, आपका नाम सर? संजय रावत। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है मध्य प्रदेश के देवास से। बनासकांठा हादसे में संदलपुर के 10 लोगों की मौत, पीड़ित परिवारों से मिले केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान। गुजरात के बनासकांठा में हुए धमाके में देवास जिले के खातेगांव तहसील के संदलपुर गांव के 10 लोगों की मौत हो गई थी। इस दुखद घटना के बाद केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान शनिवार को संदलपुर पहुंचे और पीड़ित परिवार से मुलाकात कर शोक जताया। शिवराज सिंह ने बताया कि इस हादसे में 2 परिवार पूरी तरह उजड़ गए। एक परिवार में सिर्फ एक बच्ची नैना, उसकी दादी ही बची। उन्होंने कहा कि नैना की पढ़ाई और भविष्य की पूरी जिम्मेदारी सरकार उठाएगी। हर महीने उसे 5,000 की सहायता मिलेगी। पढ़ाई निःशुल्क होगी और फिक्स डिपॉजिट के जरिए आगे चलकर उसे 75 लाख की मदद मिलेगी। इस दौरान विधायक आशीष शर्मा और प्रशासन के अधिकारी भी मौजूद रहे। और हृदय विदारक घटना है, बनासकांठा में जो दुर्घटना हुई उसमें 2 परिवार संदलपुर के पूरी तरह तबाह हो गए। एक परिवार में तो केवल एक बेटी बची है नैना, और कोई बचा नहीं है, केवल उसकी दादी है। और इस परिवार में तो उस मूल परिवार से कोई नहीं बचा। मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश गुजरात का आभारी हूं कि परिवारों की चिंता की जा रही है, और विधायक जी हों या मैं हूं, इन परिवारों के अभिभावक हैं, पालक हैं। इसलिए नैना की शिक्षा दीक्षा की पूरी व्यवस्था करेंगे। नैना को हर महीने 5,000 रुपया बाल आशीर्वाद योजना के अंतर्गत स्वीकृत किए गए हैं, तो उसको हर महीना भी पैसे मिलेंगे। डिजिटल कॉन्वेंट स्कूल में निःशुल्क उसकी पढ़ाई होगी, और जो पैसा खाते में आने वाला है उसको फिक्स डिपॉजिट करेंगे। कलेक्टर यहाँ पे हैं, और फिक्स डिपॉजिट जो राशि है वो जब नैना बड़ी होगी तो बढ़ के 75 लाख रुपया हो जाएगी। पढ़ाई की व्यवस्था भी हो रही, लेकिन बीच में भी अगर ज़रूरत पड़े तो फिक्स डिपॉजिट से पढ़ाई की व्यवस्था भी चलती रहे, और भविष्य में नैना समाज के आशीर्वाद से पढ़ लिख कर आगे बढ़े, इसके पूरा प्रबंध किया गया है। मैं इस दुर्घटना में जो दिवंगत हुए हैं, भगवान से प्रार्थना करता हूं कि दिवंगत आत्मा को शांति दे,
और जो शेष परिवार हैं उनको ये गहन दुख सहन करने की क्षमता दे।